नमस्कार। रेडियो राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, परंतु इन सब में सबसे सशक्त कानून जिसे माना जाता है वो है सूचना का अधिकार, आरटीआई, जिसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। आरटीआई के तहत कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं, कौन कौन से ऐसे कानून हैं या ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम सूचना ले सकते हैं, ये सूचनाएं लेने की प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ और कैसे आवेदन करना चाहिए, और अगर हमको सूचना नहीं प्राप्त होती है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे तमाम प्रश्नों को लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है सूचना का अधिकार। और इसकी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। आइए लेते हैं इनका परिचय। आप हैं श्री राजकुमार शर्मा जी। श्री राजकुमार शर्मा जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं श्री राजकुमार शर्मा जी से सूचना के अधिकार से संबंधित हमारा सबसे पहला प्रश्न। राजकुमार शर्मा जी, जैसा कि मैंने अभी विषय में ही कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया, पर हमारे देश में अगर हम शुरू से देखते हैं तो कोई भी सरकारी पत्रावली जो होती है, जो फाइल होती है, वो दिखाई नहीं जाती, वो बताई नहीं जाती, उसके बारे में बात नहीं की जाती। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको ये चीज़ें लोगों के सामने लाने के लिए एक कानून बनाना पड़ा? इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से आप बताइए। सूचना के अधिकार को लाने के लिए एक कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? कारण क्या कि विभागों में ज़बरदस्त तरीके से मनमानी, भ्रष्टाचार और गोपनीयता के नाम पे बिल्कुल मनमानी थी। फिर इस कानून को लाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। उन आंदोलन की देन है ये कानून, जिससे कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता, विभागों की, सरकारी विभागों की, अधिकारियों की शासन के प्रति उत्तरदायी को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ये सब चीज़ इस कानून के लाने से सामने आई और फायदा हुआ है। जी अच्छा, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला और आप कह रहे हो कि पारदर्शिता लाने के लिए ये किया गया है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है। तो पहले क्या होता था? मतलब हम पहले जब सूचनाएं मांगते थे तो दी नहीं जाती थी। इस कानून के आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? इस कानून के आने से ये फ़ायदा हुआ कि कोई भी सरकारी काम, कोई भी कुछ भी अपन सूचना मांगते हैं, विभाग हमको सूचना देता है, उसके बारे में जानकारी होती है। जैसे मानो कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लागत क्या है, प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र, लंबाई चौड़ाई कितना है, ये सब कुछ अपन को जानकारी आती है और उसके बारे में जो भी अपन को शिकायत करनी होती है डिपार्टमेंट उसके करते हैं। नहीं तो प्रोजेक्ट, जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट जब बनता था, पहले भी जब प्रोजेक्ट बनता था, उसके निरीक्षण करने वाले होते थे। अगर मान लीजिए एक रोड बन रही है, ठीक है, तो राजकुमार जी, उस रोड को जब बनाया जा रहा है तो उसकी नपाई होगी, कितने किलोमीटर बनी, नहीं बनी, कैसी डामर लगी, इन सब के क्वालिटी चेक्स किए जाते थे। तो पब्लिक को ये सब बताने की कहाँ जरूरत आनी पड़ी है? कारण क्या था कि सब कुछ एक विभाग के अंदर थे, अधिकारियों के अंडर में थे। जो भी इंजीनियर आते थे वो भी अधिकारियों के अंडर में थे, वो भी सरकारी कर्मचारी थी। सब चैन जुड़ी हुई थी भ्रष्टाचार के लिए, वो भ्रष्टाचार करते थे, पूरी चैन बनी हुई थी। तो उसको तोड़ने के लिए कानून लाया गया है। कानून लाने से आज अपने सामने आ जाता है कि इसकी तो लागत क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और उससे अपन को कि ये लंबाई चौड़ाई और उसकी जो सड़क बनती है, आपने सड़क का नाम लिया, तो सड़क की मोटाई कितनी है, तो उस चीज़ को अब चेक करके अपन उसकी शिकायत कर सकते हैं इस कानून के माध्यम। जी, मैंने ये उदाहरण के लिए बोला था। तो मतलब जो चीज़ें पहले सिर्फ कागजों में बन जाता था, वो अब हकीकत में बनता है कि नहीं बनता, ये पारदर्शिता लाने के लिए शायद ये सूचना का अधिकार जो कानून लाया गया हमारे देश में। अपन इस बात के लिए रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि मौके पर सड़क ही नहीं मिलती। ये सब सूचना के अधिकार से सूचना प्राप्त करने के बाद लोगों ने आगे शिकायत की और उसके बाद इन पे कार्रवाई हुई। जी, बहुत सारी चीजें हैं, बिजली नहीं है, खंबे नहीं लगे हुए, लेकिन फाइलों में लग चुके हैं। फाइलों में लग चुके हैं। अच्छा, मैं दूसरी चीज अब आपसे जानना चाहूंगी राजकुमार जी कि ये तो हुआ एक उदाहरण और हमने जाना कि इसको लाया क्यों गया। अब सूचना का अधिकार की जानकारी लेने का कौन व्यक्ति जो है उसके पास ये सामर्थ्य है कि मैं ये सूचना का अधिकार ले सकता हूं, और सूचना का अधिकार देने के लिए कौन बाध्य है, जिसको ये सूचना का अधिकार अगर किसी ने मांग लिया तो उसको देना ही पड़ेगा? कोई भी नागरिक सूचना ले सकता है, और जिस विभाग से वो सूचना चाहता है, चाहे आप शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग, किसी भी विभाग से सूचना चाहता है, हर विभाग में लोक सूचना अधिकारी होता है और वो लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए बाध्य है।
जी, मतलब कोई भी भारत का नागरिक इस सूचना के लिए जिस भी संबंधित विभाग से उसको सूचना चाहिए, उससे वो सूचना ले सकता है और वहाँ लोक सूचना अधिकारी होता है। हाँ, प्रत्येक जगह पर लोक सूचना अधिकारी होगा। ये विभाग में ही होगा या ग्रामीण स्तर पे भी इस तरह के अधिकारी उस होते हैं? विभाग के जहाँ जहाँ भी शाखा होगी, ग्रामीण में हो, कस्बे में हो, प्रत्येक जगह पर जो भी एक ये मान के चले किसी स्कूल में, कोई प्राथमिक स्कूल है, उसमें 5 ही शिक्षक है, उसमें कोई क्लर्क भी नहीं है, तो किसी एक शिक्षक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अगर कोई सूचना मांगता है तो उसकी सूचना तो की उसको जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार हाँ, दिया हुआ होगा। अपनी एप्लीकेशन में लोक सूचना अधिकारी प्राथमिक विद्यालय जो भी है वहाँ करके भेज दिया जाएगा, और जो भी वहाँ लोक सूचना अधिकारी होगा वो उसके पास एप्लीकेशन चली जाएगी और वो उसको सूचना देगा। जी, आपने जैसे कि अभी बोला कि एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें आप लोक सूचना अधिकारी लिखे हो, तो प्रक्रिया क्या है? मतलब मान लीजिए किसी भी विषय से संबंधित अगर आपको सूचना चाहिए तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? कैसे, मतलब एक आम आदमी कैसे उस एप्लीकेशन को लिखे और क्या फॉर्मेट है, कहाँ सबमिट करे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या फीस लगेगी, कौन से दस्तावेज देने पड़ते हैं? बहुत सारी चीज़ें सरकारी विभाग में, एक चीज़ आप फाइल लेके जाओ तो बहुत सारी मतलब आप चेन्स में फंस जाते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल साधारण है। इसकी साधारण बिल्कुल साधारण है जी। सबसे पहले जहाँ से आप सूचना मांग रहे हो उस जगह के लोक सूचना अधिकारी के नाम पे आपको ये पत्र, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है, वो देना होगा। आवेदन पत्र में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना पूरा पता लिखेंगे, और उसके बाद जो भी सूचना अपन को चाहती है ब्यौरेवार 1, 2, 3, 4 नंबर से जो भी सूचनाएं चाहिए होती है वो सूचनाओं का ब्यौरा देंगे, और लास्ट में अपना नाम लिख के हस्ताक्षर करके उसको बाई डाक भेज सकते हैं। वहाँ पर जाकर अपन बाई हैंड दे सकते हैं, जिसपे अपन रिसिप्ट ले सकते हैं। जिस भी लोक सूचना अधिकारी या जहाँ भी रिसेप्शन पे देंगे वहाँ उसकी रिसिप्ट लेनी चाहिए, अपन को रिसिप्ट लेनी चाहिए। जी, आपने कहा कि हस्ताक्षर, आपने जोड़ दिया शब्द पे कि हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर करना जरूरी है? हस्ताक्षर करना जरूरी है। कौन मांग रहे हैं? हस्ताक्षर तो होनी चाहिए। नहीं, नाम लिखा है हमने। नहीं, आवेदन में लिखा है आवेदक के हस्ताक्षर। ठीक है। मतलब हस्ताक्षर बहुत जरूरी है, वो हमको करना है। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। करना जरूरी है। जी, अच्छा, ये हुआ कि हमने सूचना मांग ली, और हम किसी भी विषय पे सूचना मांग सकते हैं क्या? ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पे सूचना ले सकते हैं और जिन पे नहीं ले सकते? क्योंकि क्या सभी विषय हैं जिन पे, सरकारी विषय हैं जिन पे हम सूचना ले सकते हैं? कारण क्या, ज्यादातर सभी सरकारी या अर्ध सरकारी जितने भी, ज्यादातर सभी विषयों पर अपन सूचना नहीं ले सकते हैं। जिन पर नहीं ले सकते वो बहुत कम है, थोड़े। जैसे अपन सबसे पहले नहीं ले सकते उन पर ही बात कर लेते हैं। जी। जैसे कि भारतीय रक्षा से संबंधित, जिसमें आपने मिलिट्री से संबंधित या उससे संबंधित अपन को सूचना, जो सुरक्षा से संबंधित है, भारत की सुरक्षा से संबंधित, वो सूचनाएं नहीं देंगे। दूसरा, किसी न्यायालय की अवमानना होती हो, सूचना देने से किसी न्यायालय की अवमानना होती हो, इसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या भारत कोई सी भी न्यायालय का स्टे ऑर्डर है, ये मान लीजिए। अच्छा, किसी पे स्टे चल रहा है या कोई कोर्ट में चल रही हो प्रक्रिया चल रही है, तो उसकी अपन सूचना चाहते हैं, तो वहाँ से भाई ये बताएंगे इसका न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम इसकी सूचना नहीं दे सकते। सुरक्षा से संबंधित हो गया, न्यायालय से संबंधित हो गया, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित। ठीक है, तो मतलब वाणिज्य और व्यापार से संबंधित हुआ, एक हुआ सुरक्षा, देश की सुरक्षा से संबंधित, और तीसरा हुआ न्यायालय की अवमानना से संबंधित अगर कोई विषय है। तो ऐसे 3 मुख्य विषयों के ऊपर हम कोई भी तरह का आरटीआई के तहत सूचना लेने की एप्लीकेशंस नहीं लगा सकते हैं, और इसके तहत अगर हमने लगाई तो दी भी नहीं जाएगी। लगा सकते हैं पर दी नहीं जाएगी। हाँ, वो इसका कारण बता देंगे, इस कारण से नहीं दी जाती, पर वो आम आदमी को पहले से पता हो तो वो इस प्रक्रिया में पड़े नहीं। जी, अच्छा, अब मुझे आप वो बताइए राजकुमार जी कि वो ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर सूचना ले सकते हैं? सभी विभागों से, जैसे उदाहरण के तौर पर शिक्षा विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग हुआ, और भी जैसे अपने राजस्थान है, राजस्थान में कोई से विभाग से अपन सूचना ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना से आपका तात्पर्य क्या है? भाई, विभाग से अपन कोई सी भी सूचना, जैसे सूचनाओं का तो बहुत सारी सूचनाएं होती है, कोई सी भी सूचना जो अपन चाहते हैं। योजनाएं क्या बनाई गई, क्रियान्वयन कितना हुआ, कितना बजट आया, इस तरह की चीजें। सब तरह की सूचनाएं कि भाई शिक्षा विभाग में आरटीआई के तहत फ्री बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, भाई कितने बच्चों को आपने फ्री दिया, कौन कौन बच्चों को दिया, उसकी लिस्ट वो
जिससे कि एक ही लिस्ट में 2 बच्चे ना हो। पोषाहार में क्या पोषाहार में क्या दिया, क्या क्या आप खाने को देते हो, क्या क्या नहीं देते, और कौन से टाइम पे क्या, किस वार को क्या, सब चीज़ होता है वो। अच्छा ठीक है, ये हुआ हमने कि समझ लिया कि हमको सूचना के अधिकार के तहत क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया भी हमने समझ ली, हमने आवेदन लगा भी दिया, लेकिन अगर हमको सूचना नहीं मिल रही है या जो मिली है उससे हम संतुष्ट नहीं है तो हम क्या करें राजकुमार जी? अपने आवेदन लगाया, आवेदन लगाने के बाद सूचना दी जाती है जिससे अपन संतुष्ट नहीं है, या सूचना नहीं दी 30 दिन के बाद, उस अवधि के 30 दिन के बाद सूचना देने, अगर सूचना दी जाती है गलत दी जाती है तो 30 दिन की अवधि के अंदर अपन प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं, और सूचना नहीं दी जाती तो भी 30 दिन के बाद प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ अपील कर सकते हैं। जी, मतलब हम लोगों को अपील अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। अगर हमने सूचना अधिकारी, जो हमारा लोक सूचना अधिकारी है, जो हर विभाग में बैठा होता है, और अगर नहीं होता है तो किसी भी एक व्यक्ति को अतिरिक्त चार्ज दिया जाता है, कार्यभार दिया जाता है, उसकी अगर हमने उत्तर दिया है उसने हमको, उससे हम अगर संतुष्ट नहीं है तो हम प्रथम अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई फीस लगती है? प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ अपील करने की कोई फीस नहीं लगती है। कोई फीस नहीं लगती। और वो हमको जो निर्णय देंगे वो कितने दिनों के भीतर देंगे? वो 30 दिन के, वही 30 दिन की प्रक्रिया चलेगी। वही 30 दिन के भीतर देंगे। अच्छा ठीक है, और अगर मान लीजिए उनके भी उत्तर से या उनके भी निर्णय से हम संतुष्ट नहीं है तो हम क्या करें? क्या हम कोर्ट के पास जा सकते हैं? नहीं, तो फिर हम द्वितीय अपील करेंगे राज्य सूचना आयोग के पास। राज्य सूचना आयोग के पास राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील करेंगे जी। और वो द्वितीय अपील में अपन अपील करेंगे, वहाँ विभाग को नोटिस जारी होंगे। विभाग के आने के बाद प्रक्रिया 1-2 तारीखें लग सकती है, उसके बाद वो सूचनाएं दिलवा देते हैं। अच्छा, आपने बोला राज्य सूचना आयोग, तो मैं अब राज्य सूचना आयोग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि राज्य सूचना आयोग की क्या भूमिका है इस पूरे प्रक्रिया में? राज्य सूचना आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है कि उनकी सूचनाएं दिलवाई जाए। ये राज्य से संबंधित सूचनाएं देंगे आपको? राज्य से संबंधित पूरी सूचनाएं देंगे। राज्य सूचना आयोग के पास शक्तियां हैं, इनके ऊपर अर्थदंड भी लगा सकते हैं। कितना तक का, कैसे, और उसके मतलब किन कारणों से लगाया जाता है? जिस दिन अपन सूचना, जिस तारीख से अपन सूचना मांग रहे हैं, सूचना नहीं दी, उस दिन से प्रत्येक दिन का 200 रुपये के हिसाब से, 200 रुपये के साथ, जो कि 25,000 रुपये ज्यादा नहीं होगा, लास्ट में 25,000 रुपये। तो ये 25,000 कहाँ से भुगता जाएगा? मतलब क्या राज्य सरकार वहन करेगी ये खर्चा, या जिस इंसान को ये जवाब देना था उससे वसूले जाएंगे? ये राज्य सरकार जो संबंधित विभाग है उससे वसूला जाएगा, या जिस व्यक्ति को देना था उससे कोई लेना, उसी को दिलवाया जाएगा, उसको दिलवाया जाएगा विभाग से, उससे विभाग को दिलवाया जाएगा। मतलब ये एक तरह से विभाग के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको ये सूचना देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप पे एक वित्तीय भार भी पड़ेगा और आपको सूचना तो देनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि एक कानून बना हुआ है, सूचना देनी पड़ेगी, सूचना देने के बाद ये भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, राज्य सूचना आयोग के तहत जो मैंने आपसे अभी जाना कि आपने कहा कि राज्य के सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है। राज्य किन किन बॉडीज हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं या ऐसे केंद्र हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी सूचना वो दे सकता है? मतलब क्या सिर्फ सरकारी तंत्र को ही हम इसमें शामिल करते हैं, या गैर सरकारी या निजी, कौन लोग हैं जिनसे हम राज्य के माध्यम से सूचनाएं ले सकते हैं? इसमें अपन सूचना सरकारी विभागों से ले सकते हैं, अर्ध सरकारी विभागों से ले सकते हैं, जिन संस्थाओं में सरकारी पैसा लगा हुआ है उनसे ले सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास है उनसे ले सकते हैं। इन सभी से सूचना देने के लिए बाध्य है। जी, तो राजकुमार जी आप ये बताना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जिस भी बॉडी के अंदर, वो चाहे आपका पूरी तरह से सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या कोई सरकार के हस्तक्षेप से या उसके धन से संचालित हो रहा हो, उन सभी से आप सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जी, अब मैं आपसे आगे जानना चाहती हूँ कि सूचना का अधिकार हमने कर लिया, इसके माध्यम भी बहुत सारे होते होंगे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, पहले चिट्ठियाँ चलती थी, उससे पहले हम किसी और माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते थे। तो माध्यम जितने अलग होंगे, हो सकता है उनका फीस भी उसी तरह से पे करना पड़ता होगा, उसका शुल्क भी उसी तरह से वहन करना पड़ता होगा। तो क्या माध्यम है और उनके क्या शुल्क हैं सूचना प्राप्त करने के? सबसे पहला, सबसे साधारण माध्यम अपना आवेदन पत्र के माध्यम से जो भी फोटोकॉपी होती है उनको प्राप्त कर सकते हैं। उन पर शुल्क
शुरू 2 रुपए नहीं, जो आपने शुरू में बताया। नहीं, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आवेदन पत्र के साथ लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद 2 रुपये पर पेज, 2 रुपए पर पेज का, और रजिस्टर्ड डाक से अपन को चाहिए तो उस रजिस्टर्ड डाक का खर्चा सबसे सस्ता और सबसे साधारण तो ये है। ठीक है, मतलब हमने पोस्टल ऑर्डर जो लगाया उसमें हमको 10 रुपए साथ में देने होंगे, उसके अलावा पर पेज हमको 2 रुपए चार्ज करने होंगे, हमसे चार्ज किया जाएगा। और या फिर अगर हमने रजिस्टर्ड के माध्यम से, वो डाक के माध्यम से मंगवाया, तो उसका भी खर्चा, उसका जो खर्चा, जो एप्लीकेशन देने वाला है, जो जिसने ये लगाई है, फाइल लगाई है, उसको ये वहन करना पड़ेगा। और ठीक है। इसमें एक बात और है, जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है, अगर उसका गरीबी रेखा से नीचे का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन पत्र के साथ लगा देता है तो उसको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल लोगों के लिए इसमें ये प्रावधान किए गए, मतलब कोई भी उसको फीस देने की आवश्यकता नहीं। अपना बीपीएल का कार्ड उसमें सबमिट करना पड़ेगा, उसकी फोटो प्रति उसके साथ लगानी होगी आवेदन पत्र के साथ। अच्छा, ठीक है। और जो माध्यम होते हैं उनमें राजकुमार जी क्या प्रावधान है, क्या फीस का स्ट्रक्चर है और कैसे ली जा सकती है? उसमें 50 रुपये के हिसाब से है तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। वो काफ़ी महंगा पड़ता है, 50 रुपये के हिसाब से उसमें फीस लगती है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। पर लेकिन जो लोग उसको चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी दी जा सकती है। ठीक है, उसके माध्यम से भी सूचनाएं दी जा सकती है। मतलब अगर किसी आवेदनकर्ता को अगर ये लगता है कि मुझे ये प्रति पेजेस में नहीं चाहिए, मुझे ये आजकल जो पेन ड्राइव चलता है या इंटरनेट के किसी और माध्यम के माध्यम से मुझे चाहिए, सीडी में चाहिए, फ्लॉपी में चाहिए, डीवीडी में चाहिए, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क जो सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं सूचना के कानून के तहत 50 रुपए या जो भी माध्यम आप लेते हैं उस माध्यम के अनुरूप जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो आपको पे करके, वहन करके आप वो सूचना ले सकते हैं। राजकुमार जी, आपने कहा था लोक सूचना अधिकारी होता है और एक प्रथम अपीली अधिकारी होता है, ये दोनों कौन है? मतलब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है और इन दोनों की क्या स्थिति है सूचना के अधिकार कानून के अंदर लोगों को सूचना मुहैया करवाने में? जिस प्रकार से सरकारी विभागों में पद होते हैं, लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जगह पे मिल जाएगा आप। ठीक है। तो वहां पर आपने आवेदन पत्र दिया, फिर उसका जो प्रथम अपील अधिकारी है, जो जिला लेवल पर भी हो सकता है या विभाग ज़्यादा बड़ा है कस्बा लेवल पर भी हो सकता है, जिला लेवल पर भी हो सकता है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी होता है। और लोक सूचना अधिकारी जो भी संस्था होती है उस प्रत्येक संस्था में लोक सूचना अधिकारी होता है। जी, मतलब हर विभाग में लोक सूचना अधिकारी मिलेंगे और उनकी फर्स्ट अपील के लिए जिला स्तर पे जो बैठते हैं वो प्रथम अपील अधिकारी। जिला स्तर पर भी हो सकता है, आपके जो भी कस्बा स्तर पे भी हो सकता है, दोनों जगह पर। अच्छा, रिव्यू एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एक टर्म आरटीआई के तहत बहुत सुनने को मिलता है, क्या है ये रिव्यू एप्लीकेशंस? रिव्यू एप्लीकेशन ये होती है कि अपन ने आवेदन पत्र, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र दिया, उस आवेदन पत्र के तहत कोई आदेश हो गया, उस आदेश की अपन ने प्रथम अपील नहीं की, उससे पहले अपन उसकी रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू कि आपने इस आदेश में ये गलती की कि ये नहीं होना चाहिए था, ये था। मतलब आवेदनकर्ता ही रिव्यू कर सकता है? आवेदनकर्ता ही रिव्यू कर सकता है। रिव्यू आवेदनकर्ता भी कर सकता है, जिस विभाग से जहाँ से सूचना मांगी जाती है वो भी कर सकता है अगर कोई हो। अच्छा, ठीक है। पर लेकिन मेन आवेदनकर्ता ही करता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाने से पहले हमको रिव्यू करना होता है। हमने जो एप्लीकेशन दी है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो गई या हमने कोई गलत सब्जेक्ट पे तो बात नहीं कर ली, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो रिव्यू होगा। ठीक है। और ये सीपीसी से गवर्न होती है। सीपीसी मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता होती है, जिसके अंदर कानून बने हुए हैं कि हम किस चीज को ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सिविल कानून के माध्यम से ही हमको वो चीजें फाइल करनी होती है। रिव्यू की जो प्रक्रिया है उसमें उसी के तहत ये रिव्यू प्रक्रिया यहाँ पर लागू। अच्छा, एक इंस्पेक्शन का एक हम लोग सुनते हैं कि इंस्पेक्शन प्रोसीजर होता है, वो क्या चीज होती है? ये मान के चलिए कि फाइलें काफ़ी होती है, सूचनाएं अपन को लेनी है वो कम होती है, तो अगर किसी लोक सूचना अधिकारी या संबंधित विभाग के अधिकारी को ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या क्या सूचना चाहिए, तो वो संबंधित व्यक्ति को बुला के फाइल दिखा सकता है, इसमें जो आपको सूचना चाहिए वो बता सकते हैं। अच्छा, उन सूचना को आपको दे दी जाएगी, तो वो खुद बैठ के इंस्पेक्शन कर लेगा। और मान लीजिए अगर जैसे कोई फाइल अंग्रेजी में होती है और मुझको अंग्रेजी आती नहीं है, तो मैं किसी अंग्रेजी के जानकार व्यक्ति को ला सकता हूँ।
तो उसको लाने का कोई फीस लगता है या उसका उसकी एप्लीकेशन देनी होगी? उसका कैसे? कोई फीस नहीं लगता, उसको एक एप्लीकेशन अनुमति लेनी होगी, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, मुझको लाने की अनुमति दी जाए, विभाग अनुमति देगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है। अच्छा, तो दर्शकों ये एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे देश के कानून में रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सूचना चाहता है और उसे अगर उस पर्टिकुलर भाषा का ज्ञान नहीं है, जिस भाषा में उस फाइल को बनाया गया है, तो वह उस भाषा के ज्ञान वाले व्यक्ति को भी अपने साथ ले जा सकता है। एक एप्लीकेशन लगा के उसकी परमिशन लेके उस व्यक्ति को ले जा सकता है और उसके माध्यम से उस फाइल को देख सकता है, वहाँ बैठ के पढ़ सकता है और उसकी पूरी जानकारी ले सकता है। अगर उसको राजकुमार जी उस फाइल में से कोई जानकारी चाहिए तो क्या करना होगा? क्योंकि उसने पढ़ लिया, अब उसने समझ लिया कि ये वो बिंदु हैं जिनकी मुझे जानकारी चाहिए थी, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? या वो उनकी फोटो खींच सकता है या उसको उसकी फोटोकॉपी लेनी होगी? क्या इस तरह के कुछ प्रावधान है इसका? नहीं, वो बताएगा कि मुझको ये सूचना चाहिए, उनकी बाकायदा लोक सूचना अधिकारी अपनी मोहर लगा के सूचनाएं उनको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मतलब तभी आपको, मतलब आप खुद फोटो नहीं खींच सकते वहां से? वो देंगे, वो देंगे हमको। और फिर उसके वही प्रति का पैसा हमको देना पड़ेगा? उसका पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक चीज कही शुरू में कि इसमें 30 दिन में आपको सूचना देनी होती है, तो क्या कोई ऐसा भी विषय होता है या कोई ऐसी भी चीज होती है कि 30 दिन से पहले भी हमको कोई, अगर हमको चाहिए तो कोई हमको बहुत जल्दी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिल जाए? व्यक्ति के जीवन से संबंधित कोई विशेष सूचना हो तो उसको सूचना दी जा सकती है, 48 घंटे के अंदर भी दी जा सकती है। 48 घंटे के अंदर व्यक्ति के जीवन से संबंधित क्या मतलब हुआ इस बात का? जीवन से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष बीमार है या उसकी कोई दवाई की आवश्यकता है या कोई उसको सलाह की आवश्यकता है या कोई ऐसा दस्तावेज चाहिए उसको, तो उसके बारे में उसको आवश्यकता है, तो उन सब चीज़ों की जानकारी उसकी मतलब प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए। ठीक है, किसी के अगर जीवन पे बना हुआ संकट आ गया है और उससे संबंधित अगर कोई चीज ऐसी है तो वो 48 घंटे में भी मुहैया करवाई जा सकती है। अच्छा, एक संशोधन आया था इसमें, क्योंकि सूचना का अधिकार तो 2005 का कानून है, बट 2019 में जिसमें संशोधन हुआ वो क्या चीज थी? उसमें क्या चीजें मुख्य थी? वो संशोधन जो भी सूचना अधिकारी इनके वेतन भत्ते से संबंधित था। कारण क्या है कि कोई रिटायर्ड पर्सन को सूचना अधिकारी बनाया जाता है तो उसके पेंशन को माइनस करके पे दिया जाता था। अब वो चीज़ खत्म कर दिया। अब उसको जो सूचना के अधिकारी के तहत पद पर जो सैलरी मिलनी चाहिए वो पूरी मिलती है, उससे पेंशन माइनस नहीं होती, जो भत्ता सैलरी सब कुछ पूरा मिलेगा। मतलब पहले उनके जो भी उनको उससे बेनिफिट्स मिलते थे वो काट के दिए जाते थे, अब वो काट के नहीं, पूरा दिया जाता है। ठीक है, मतलब उनको अतिरिक्त लाभ उससे मिल रहा है, अतिरिक्त लाभ। अच्छा, इसके अलावा इनके कार्यकाल से संबंधित भी कोई इसमें डिसीजन आया ना? पहले 5 साल का था, पर लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया कि 5 साल से ज्यादा भी इनका किया जा सकता है। और केंद्र सरकार निर्धारित केंद्र सरकार, मतलब ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के निर्धारण में है, पूरा केंद्र सरकार के निर्धारण में। जी जी जी, कि वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब किसी भी आयुक्त का कार्यकाल कितने टाइम का रहेगा जी, है ना? तो ये चीज इसमें देखने वाली, ये सब केंद्र सरकार निर्धारण करती है, केंद्र सरकार के निर्धारण में आ गई है। तो सूचना के अधिकार के अंदर ऐसी कोई विशेष चीज है जो एक आम आदमी को जानना बहुत जरूरी है, जो आपको लगता है कि हर व्यक्ति को पता होना बहुत जरूरी है? सूचना के अधिकार की जो प्रक्रिया है आवेदन देने की, ये प्रत्येक आदमी को मालूम होना चाहिए। ये प्रक्रिया और बहुत आसान प्रक्रिया है, और बिल्कुल आसान प्रक्रिया ये होनी चाहिए मालूम। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा कि श्री राजकुमार शर्मा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सूचना के अधिकार में, जिसमें एक बहुत साधारण सी प्रक्रिया है कि आप किसी भी साधारण से एक पत्र पे अपनी समस्या लिखकर संबंधित विभाग को भेज दीजिए और अपने नीचे नाम पता लिख दीजिए और आपको उसके तहत 30 दिन में सूचना मुहैया करवाई जा सकती है। श्री राजकुमार शर्मा जी, आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, कार्यक्रम रहेगा यही, तब तक के लिए नमस्कार।